हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रोज़ा फ्रॉम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। और जो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहे हैं ये इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट और डीवाईसी के कोलैबोरेशन के साथ में एक बच्चों को पढ़ाने की पहल है। तो बेटा, अब हम आज 9th क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने बेसिक फ़िज़िक्स आप लोगों को पढ़ा दी है। बेसिक फ़िज़िक्स के 2 या 3 लेक्चर मेरे ख्याल से आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आपके चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग वो देखें, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करा जाए, ठीक है ना। तो चले बेटा, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। ये 9th क्लास का टॉपिक है। हालांकि एग्जैक्टली 9th क्लास का नहीं कह सकते, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए ये 9th क्लास में रहेगा। तो मैं बेसिक सा कंसेप्ट आपको एक छोटे लेवल से थोड़ा सा उठाकर, 9th क्लास के लेवल से थोड़ा सा उठाकर मैं यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चले, तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज़ तो आप जान गए थे। फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 तरीके, ये फंडामेंटल होती हैं और ड्राइव होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। इनमें हमारी फंडामेंटल होती हैं 7 तरीके की: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। उसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इन 2 क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ को भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में तोड़ा है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैंने मैग्नीट्यूड आपको बता रखा था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, और डायरेक्शन का भी मसला भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटी जब पढ़ाऊँगा, वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ाऊँगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। एंड ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी, उन्हें हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। बात क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ, उसके बाद में मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे क्या हो रहा कि हम लोग घर पर रह रहे हैं, मम्मी वगैरह हमसे सामान मंगवाती हैं, वो कहते हैं जाओ 2 किलो आलू ले आओ। तो मैं गया मार्केट में, मैंने 2 किलो आलू खरीदे, लेता आया मैं, ठीक है। मैंने कहा कि यार मुझे प्यास लगी, मुझे 1 गिलास पानी पीना है। मैंने 1 गिलास पानी निकाला और 1 गिलास भर के पानी पी लिया, बात ख़त्म। तो क्या ये हमारी बात पूरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है? तो आप कहेंगे हाँ सर, पूरी बात कंप्लीट है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपको प्यास लगी, आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, पी लिया, आपकी प्यास ख़त्म हो गई, बात कंप्लीट हो गई। मैं गया मार्केट, 2 किलो आलू खरीदे, मैं आ गया लेकर, है ना। तो ये हमारी पूरी बात कंप्लीट हो रही है। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। एक एग्जांपल में क्या है कि जैसे मान लो कोई 2 दोस्त हैं, वो जा रहे थे और जाते जाते उनमें से क्या हुआ कि एक दोस्त ने यहाँ पर, 2 दोस्त थे, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। सपोज कर लेंगे यहाँ पर एक दोस्त जो था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उस पहले वाले दोस्त ने जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने कहा कि यार मैं तो अब मरने वाला हूँ। इससे दूसरे वाले दोस्त से कहा कि यार मैं तो अब मरने वाला हूँ, ऐसा है, मैं कुछ राज की बात बता रहा हूँ आपको। आप जो है ना इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जाएं और वहाँ से 20 मीटर की दूरी पे मेरा खजाना रखा हुआ है। उसने कहा कि मेरा खजाना रखा हुआ है 20 मीटर की दूरी पे इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये कुछ और बताने वाला था, इससे पहले ये बताते बताते चल गए, ख़त्म हो गए, डेथ। तो ये वाला जो दोस्त था ये गया, कहाँ पर आ गया, ये आ गया इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, ICI। इधर आया, यहाँ से चलते चलते इसने क्या किया, 20 मीटर की दूरी, अच्छा पूरी बात तो इन्होंने सुनी नहीं थी, और ये यहाँ से आ गया 20 मीटर की दूरी पे। इंटेलिजेंस कोचिंग है, कोचिंग से देखा, 20 मीटर देखा यहाँ पर, यहाँ कुछ मिला नहीं, मिला इन्हें खजाना। फिर यहाँ पर देखा, नहीं मिला, इधर देखा, नहीं मिला, इधर देखा, नहीं मिला। इन्होंने हर एक 20 मीटर की दूरी पे, यहाँ से ऐसे 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 ये सब करते करते 20-20 मीटर की दूरी पे सब में खजाना ढूंढा और इनको कहीं खजाना नहीं मिला। तो फिर इनका दिमाग चला, इन्होंने कहा कि यार 20 मीटर इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से गहराई में भी तो हो सकता है, अंदर खोद कर देखें तो भी तो हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक 20 मीटर का, ये तो था ही था, रेडियस तो 20 मीटर हो ही गई, एक गड्ढा भी खोद दिया, यानी कि एक कुआं खोद दिया जो 20 मीटर का गहरा था, 20 मीटर गहरा। तो 20 मीटर गहरे गड्ढे में जहाँ लास्ट में जब लास्ट पॉइंट आया तो वहाँ पर इनको क्या मिला, एक
₹2 का सिक्का मिला जो थोड़ा सा एंटीक टाइप का था, जिसकी वैल्यू थोड़ी 500,000 रुपये होगी लगभग, है ना। तो वो सिक्का मिला, तो वो इस वाले बंदे के लिए तो बेचारे के लिए खजाना था, इसकी मेहनत हो गई। दूसरे वाले बंदे की क्या हुआ, मेहनत हो गई। तो मुद्दे की बात ये आई कि इन्होंने जो बताया कि भाई 20 मीटर दूरी पे इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से 20 मीटर की दूरी पे खजाना छुपा कर रखा है, तो क्या इनकी ये बात सही थी या ये कंप्लीट बात थी? जो बात मैंने पहले बोली थी, मैंने कहा कि मैंने 1 लीटर पानी पी लिया, 1 लीटर मैंने पानी पी लिया, बात कंप्लीट हो गई। मैंने कहा मैंने 2 केजी आलू खरीद लिए, मेरी बात कंप्लीट हो गई, है ना। लेकिन जब इन्होंने कहा कि 20 मीटर की दूरी पे वहाँ कुछ खजाना रखा हुआ है, तो क्या ये मेरी बात कंप्लीट हुई? नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ें जिनको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब इनको, ये जो पहले वाला फ्रेंड था, फर्स्ट फ्रेंड, और ये सेकंड फ्रेंड, इस फर्स्ट फ्रेंड ने एक और बात इनको बतानी थी कि 20 मीटर दूरी पे तो ठीक है, लेकिन किस तरफ, डायरेक्शन भी बताओ मेरे को कि मैं कहाँ पर देखूं। वरना मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत ढेर सारी मेहनत कर दी यार, 20 मीटर की गहराई का एक कुआं खोद दिया, 20 मीटर जिसकी रेडियस थी, तो बहुत मेहनत करना पड़ गई, और मिला क्या, एक ₹2 का सिक्का। वो तुम्हारे लिए तो खजाना था, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मुझे एंटिक चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर इनको सेकंड वाले को फर्स्ट वाले ने क्या और बताना चाहिए था, एक डायरेक्शन और बतानी चाहिए थी कि इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जाना, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे इतनी गहराई पे यहाँ पर खजाना रखा हुआ होगा, तब जाके बात कंप्लीट होती। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये टर्म होता है हमारा मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं पूरी, तो बेटा मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, मीटर यूनिट हो गई, ये नंबर न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ूंगा। तो ये पूरी चीज को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इनको क्या बताना चाहिए था कि 20 मीटर जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो ये चीज और आनी थी, डायरेक्शन भी आनी थी। तो क्या पता लग रहा बेटा कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो वो चीजें कहलाती हैं हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है आप जान गए, नंबर और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमारे पास में किस चीज की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो यहां पर एक बात और भी है वेक्टर क्वांटिटीज में कि कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वो तब भी स्केलर होती हैं, है ना। वो अभी मैं बताऊंगा। पहले स्केलर और वेक्टर के स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के डेफिनेशन, चाहे तो डेफिनेशन लिख लें, वरना ऐसे भी आप काम कर सकते हैं अगर आपका माइंड शार्प है। वेक्टर क्वांटिटीज आप बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि डेफिनेशन लिखवाना कैसा है, क्या मैं डेफिनेशन लिखवाऊं या ना लिखवाऊं। फिर भी मैं यहाँ पर अभी आज तो लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे डेफिनेशन लिखवाना चाहिए या नहीं लिखवाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है बेटा डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड आ जाता है, और आपका एनर्जी आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, पावर आ जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं हमारी। तो ये क्वांटिटीज़ कहलाएंगी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़
विच हैव बोथ, बोथ मतलब दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और भी मैं सुंदर सुंदर से एग्जांपल दे दूं। डिस्प्लेसमेंट के अलावा आपका फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, जब ये चैप्टर आएगा मोमेंटम में एक्सप्लेन करूंगा। वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी तो रह ही गया, वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो बेटा एक बात और रह गई यहाँ पर कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैं अभी अभी आपको बता रहा था। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटीज, दोज quantities which have both magnitude and direction but not a vector quantity। म्हणजे ऐसी क्वांटिटी भी हैं हमारे पास जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उन क्वांटिटी को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। अब कहेंगे कि सर लास्ट डेफिनेशन भी तो यही थी, जो पुरानी वाली डेफिनेशन लिखवाई कि दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस वाली चीज में और इस वाली चीज में आपका फर्क क्या रह गया, दोनों चीजें तो सेम है। हाँ, तो बेटा फर्क यहाँ पर इतना है कि ये जो हमारी बात है इसमें एक लाइन हमने और ऐड करनी है। ठीक है, एक लाइन हमने क्या करना है, ऐड करनी है। क्यों इसका भी आ गया उठ के, रुके जरा, हमें लग रहा था कि इसका, लेकिन ज़रा ऐड क्या करना है साथ में, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ऐड ये करना है कि वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना कंपलसरी है। तो आपके 9th क्लास की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, 9th क्लास के डेफिनेशन में सिर्फ इतना हो जाएगा कि दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात खत्म कर देते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वो टेंसर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं आपके लिए। लेकिन अपन कॉम्पिटेटिव तैयारी करने जा रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो वो कुछ और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे करके 3 पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ। मैंने कहा कि ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। मान लो कि यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। करंट जानते हैं, करंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब मैं कहूँगा कि बताएं ज़रा कि जो करंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड बोले तो नंबर और यूनिट, तो बेटा नंबर और यूनिट यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 एम्पियर। मैं कहूँगा यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 3 एम्पियर, है ना। 3 नंबर, ए एम्पियर यूनिट। तो क्या पता लगा यहाँ से कि 4 एम्पियर का करंट, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है करंट का, 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया। और मैं कहूँगा डायरेक्शन बताएं, तो आप कहेंगे डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है। तो क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ए से ओ की तरफ, तो आप कहेंगे हाँ सर है। तो लेकिन ये क्वांटिटी जो करंट है हमारी, करंट फिर भी क्या है, करंट वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वेक्टर नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। और आप मोटा मोटा ये जान लें कि ये स्पेशल टाइप की स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट हमारा कैसा है, टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको कंसीडर कैसा करेंगे, एज अ स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, मतलब टेंसर हमारी कोई नई तरीके की क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर होता क्या है, क्यों ये स्केलर है,
ये स्केलर इसलिए है, जैसे ये 4 एम्पियर का करंट है और ये 3 एम्पियर का करंट है, जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर हमेशा ये 7 एम्पियर का ही करंट देगा। 4 एम्पियर का आया, 3 एम्पियर का आया, तो जो यहाँ से निकलेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, 7 एम्पियर होगा, यानी कि 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर, है ना। तो इसमें जो एडिशन हो रहा वो कैसा हो रहा, सीधे सीधे मैथमेटिक्स टाइप का कह सकते हैं एडिशन है। मैथमेटिक्स टाइप का एडिशन या कह सकते हैं अलजेब्रिक एडिशन है हमारा, जैसे अर्थमेटिक और अलजेब्रा में हम एडिशन करते हैं वैसा ही एडिशन है। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि 4 + 3 मिला के कभी 6 बना दे। यहाँ पर जो करंट आया वो 6 एम्पियर का है, ऐसा नहीं होगा। वो करंट कैसा होगा, हमेशा 4 एम्पियर 3 एम्पियर का कॉम्बिनेशन 7 एम्पियर ही होगा। तो इस तरीके के एडिशन को हम लोग नाम देते हैं स्केलर एडिशन। इस तरीके के नाम को हम नाम देते हैं स्केलर एडिशन, और कह सकते हैं अर्थमेटिक एडिशन। अर्थमेटिक एडिशन, तो जो क्वांटिटी भी चाहे उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो तब भी और ना हो तब भी, अगर वो स्केलर एडिशन को फॉलो कर रही हैं तो वो स्केलर होती हैं, ठीक है। और उनका दूसरा नाम भी होता है टेंसर। उनका दूसरा नाम होता है टेंसर क्वांटिटी, TENSOR। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, फिर भी वो स्केलर हो, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। करंट हो गया हमारा, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। हालांकि इनके पास में डायरेक्शन भी है। क्यों अब ये स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति होगी या चाय पत्ती होगी तो बताएंगे। तो बेटा अब स्केलर लॉ ऑफ एडिशन सर ये है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बेटा जैसे ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर है ना, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 + 3 दैट इज 7, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 - 3 दैट इज 1। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि जो वैल्यू मिलेगी ऐड करने पे वो 7 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है। 7 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? वो मम्मी की कसम खा के कहता है कि 4 और 3 हमेशा कैसे होंगे? 7 ही होंगे। वो कोई और वैल्यू नहीं देता। यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है बिटवीन 7 और 1। बात क्लियर हो रही है? तो ये है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ों को अच्छे से कि कैसे करके ये वर्क करता है। तो स्केलर में तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। स्केलर में क्या करना होता है? सीधे सीधे ऐड कर देना होता है। दिक्कत कहाँ पर है? हमें वेक्टर के एडिशन में दिक्कत है। तो वेक्टर का एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। बात क्लियर? एक बार ये पूरा देख लें। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में क्या होता, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी कभी कभी होती है, बट वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। फॉलो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो उनके एग्जांपल आप लोगों ने याद कर देना है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सारी चीजें आपकी कैसी हैं? स्केलर हैं। टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर लेना। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज कर लें, सारी चीज़ें नोट कर लें अपनी कॉपी पे, ठीक। आगे बढ़े। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और साथ साथ वो क्या करेंगी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी। क्या होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन फिर भी वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी, वेक्टर को नहीं करेंगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो उन क्वांटिटीज को अपन नाम देंगे टेंसर क्वांटिटी या स्पेशल टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चले अब यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करके करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बहुत ही ईजी है। 9th क्लास की चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी हैं। हालांकि ये जो लेवल है ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज करेगा और ये इंजीनियरिंग लेवल तक आपका पहुंचेगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आए, ठीक है। और ये जो वीडियोस चल रही हैं इनको आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। जो करना है वो करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी, टन जो करना है वो करें। चलें अभी यहाँ पर बात करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करके करेंगे वो देख लेते हैं। तो बेटा वेक्टर को मेरे को रिप्रेजेंट करना होता है, वो मैं ऐसे करके करता हूँ, बाय मीन ऑफ एरो।
मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे करके कलर इसका मैं वाइट ले लूँ। हमारे पास टूल भी रहते हैं। चले यहाँ पर ऐसे करके ये मेरा एरो हो गया। इस एरो को मैंने नाम दिया वेक्टर है, ये आपको दिखाई पड़ रहा। अच्छा, तो बेटा ये पोर्शन जो इसका सबसे बॉटम वाला पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला, इस पोर्शन का नाम है टेल, या कह सकते हैं हिंदी में पूंछ। ये एरो जो है ये है हमारा हेड, और ये देता क्या है, ये बताता है डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है, तीर की लंबाई, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, कि कितना लंबा या कितना बड़ा वेक्टर है हमारा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इतना बड़ा वेक्टर मेरा मान लो कि 4 यूनिट का है, या ऐसे करके ले लो यहां से और अच्छे से कहा जाए कि इस तरीके से ये 4 न्यूटन का फोर्स है। फोर्स भी हमारा वेक्टर है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था। तो फोर्स हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि ये मेरा फोर्स है, तो 4 न्यूटन का अगर इतना है, तो मैं इसके क्या करूँ, मैंने कहा कि अच्छा मेरे को चाहिए 2 न्यूटन का फोर्स। तो 2 न्यूटन का फोर्स मैं कैसे करके दिखाऊँ, एक चीज़ और ले लो, 4 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने कहा 4 न्यूटन का अगर ईस्ट डायरेक्शन में ये है, मुझे देना है 2 न्यूटन का ईस्ट की डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा कर दूंगा, है ना। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना होता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये हो गया मेरा 2 न्यूटन का ईस्ट की डायरेक्शन में। मुझसे कहा जाए कि नहीं 3 न्यूटन का भी बताओ मेरे को, लेकिन वेस्ट की डायरेक्शन में, तो मैंने क्या किया, ये हो गया मेरा 3 न्यूटन का वेस्ट की डायरेक्शन में। मतलब इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई का भी मसला है, इस लंबाई से भी फर्क पड़ता है, वेक्टर हमारा चेंज हो जाता है। अगर मैंने ये 4 यूनिट के लिए, तो देखो जरा 1 2 3 4, 4 बराबर बराबर हिस्से, 3 हिस्सों को ले लिया, 3 यूनिट। ईस्ट की जगह पे मैंने इसका अपोजिट कर दिया, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। अगर मैंने 2 ले लिए ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो वेक्टर में मसला क्या क्या आ रहा, एरो देगा हमारा डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा, दिस वन इज कॉल्ड टेल, ये यहां से लेके यहां तक तीर की लंबाई इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है। और ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरे पास कोई वेक्टर टर्म्स में दे रखा है, नंबर में, अल्फाबेट में दे रखा है, तो मैं ऐसे करके शो करूंगा, ए पे वेक्टर लगा दिया, इस तरीके से ए पे तीर लगा दिया। अगर बी वेक्टर दे रखा है तो मैं बी पे तीर लगा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वेक्टर को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है सारी। चलें, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको वेक्टर को जोड़ने का तरीका पता लगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। मेरी अगर स्पीड तेज होती हो तो बताएंगे कमेंट करके कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, अगर कम है तो बताएंगे कि बहुत हल्के पढ़ा रहे हैं, और मीडियम है तो भी बताएंगे कि हाँ ठीक चल रहा है, ऑल राइट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, 2 वेक्टर को अगर जोड़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, हम बात कर रहे हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली अगर हमने 2 वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे करके जोड़ेंगे। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल हेयर बेटा। आई हैव 2 वेक्टर्स, वन इज दिस ए वेक्टर एंड वन इज दिस बी वेक्टर। 2 वेक्टर है मेरे पास, एक का नाम है ए वेक्टर और एक का नाम है बी वेक्टर। तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी एक और जान लें कि वेक्टर को हमने हिलाना तो है, हिला सकते हैं तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसको घुमाया, हल्का सा भी घुमा दिया, टिल्ट कर दिया, जैसा ये रखा हुआ है, इसको आगे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ नीचे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिलाना नहीं है, मतलब हिलाने का घुमाना नहीं है। जैसे ये रखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे करके कर दिया, ऐसे करके कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे करके कर दूंगा, इसी वेक्टर को ऐसे करके कर दिया, तो अब ये ए वेक्टर नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ गए, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। बात क्लियर है। तो वेक्टर को हमने क्या करना, सीधे सीधे उठा के ऐसे करके उठा के ऐसे रख देंगे, इसको हम ऐसे उठा के ऐसे रख देंगे। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। और डायरेक्शन में चेंज आने का मतलब ये है कि वेक्टर हमारा चेंज हो गया। अब वो पुराना वाला वेक्टर नहीं रह गया जो लिविल लिविल करता था। अब इन्हें चाहिए फुल इज्जत, ये मिर्ज़ापुर का डायलॉग है। तो बेटा क्या करना है हमने, अगर हमने, अब मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि बेटा a प्लस बी करके बताएं आप हमें, है ना। क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। तो कैसे करके करते हैं, अगर अपने पास में 2 वेक्टर है, तो जैसे मेरे पास में ये ए वेक्टर है,
मैं इस ए वेक्टर को एज इट इज उठा के यहाँ पर लेकर आ जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे सॉल्व करना है। हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे उठा के ऐसे करके लेकर आया। तो ये रहा मेरा ए वेक्टर। क्या मैंने इसको हिलाया? क्या मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया? सिर्फ और सिर्फ मैं उठा के लेकर आया हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरा ए वेक्टर था इसके पहला वाला है, ये पहला है, ए पहले है बी बाद में है, तो पहले मैं ए को लेकर आ गया। अब ये पहला बन गया मेरा, तो इसके हेड से, पहले के हेड से बी के टेल को ज्वाइन करना है। बी को अब उठा के लेकर आऊंगा, ऐसे रखा हुआ है बी, ऐसे लेकर आया, ऐसे लेकर आया, ऐसे लेकर आया। मेरी कहानी खराब हो रही है। तो बी के टेल को ए के हेड से जोड़ दिया, ये हो गया मेरा बी का हेड, है ना। क्या मैंने इसको हिलाया? नहीं हिलाया, ऐसे ही तो लेकर आया हूं। तो क्या पता लगा कि पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करना है बिना किसी को घुमाए। घुमाना नहीं है हमने, टिल्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बेटा मेरा जो काम आता वो ये है कि पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे। पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे और एरो लगाएंगे दूसरे वाले की तरफ। एरो लगाएंगे दूसरे वाले की तरफ, ये एरो लगा दी। तो क्या पता लगा? ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी यहां पर हमें वो मिलेगी ए प्लस बी। बात क्लियर है? वो कैसे करके निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं, मतलब पहले वाले के हेड से, पहले वाले की मुंडी से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन किया, दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन कर दिया बिना हिलाए, उसको भी नहीं हिलाना है। और पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन किया तो हमें एक रिजल्टेंट मिला और डायरेक्शन मिली दूसरे वाले की तरफ। डायरेक्शन किसकी तरफ मिल गई बेटा? हमें दूसरे वाले की तरफ मिल गई। बात क्लियर हो रही है? तो ये है हमारा वेक्टर को ऐड करने का तरीका। सही बात है सर। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? तो अब बेटा ये किया जाए, मान लो कि मेरे पास में एक और तरीका है, इसी में ही मेरे से कह देता कि बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करके बताया जाए। बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करके बताया जाए। अब पहला कौन हो गया? अब पहले बी आ गया, फिर बाद में कौन आएगा? ए आएगा। पहले आएगा हमारा बी, बाद में आएगा ए। तो मैं क्या करूंगा? पहले बी वेक्टर को उठाकर लेकर आऊंगा। ये रहा मेरा बी वेक्टर, हो गया बी वेक्टर। ये पहला था। अब पहले के हेड से, रूल समझे बेटा, पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करेंगे। ऐसे करके उठा के लेकर आया, शू ऐसे करके रख दिया, ये हो गया मेरा दूसरा। दूसरा कौन था? ए वेक्टर। तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दिया और अब क्या किया मैंने कि पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन किया। तो ये बना मेरा रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए। बी वेक्टर और ए वेक्टर का मेरा रिजल्टेंट बन गया। अब देख के बताओ, ये वेक्टर जो दूसरा वाला यहाँ बी प्लस ए में आया है और जो ए प्लस बी में आया है, वो लंबाई में और एंगल में, लंबाई और एंगल में दोनों कैसे हैं? क्या सेम आ रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर सेम तो आ रहे हैं, बस ये है कि इनको जोड़ने का तरीका b प्लस ए था, इनको जोड़ने का तरीका a प्लस बी था। लेकिन हाँ, ये भी ऐसे उठा हुआ है, ये भी ऐसे उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल उठा हुए, लंबाई में भी सेम है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि चाहे a प्लस बी वैक्टर करें या फिर b वेक्टर प्लस a वेक्टर करें, b वेक्टर प्लस a वेक्टर करें, दोनों में रूल दोनों में हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं। इस लॉ का नाम है क्यूमुलेटिव लॉ, यानी कि a प्लस बी करो तब भी जो वैल्यू आएगी, b प्लस ए करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। इस लॉ को नाम दिया हमने क्यूमुलेटिव लॉ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे लगे हाथ। मान लो कि मेरे पास में, यार थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। ऐसे करके मेरे पास दो वेक्टर हैं। अब यहाँ से सॉल्व करके बताएं कि a प्लस बी क्या होगा और सेम चीज़ b प्लस ए। हालांकि बात दोनों में कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी, लेकिन हम लोग दोनों से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर मेरा क्या है? पहला मेरा a है, तो a पे मैं क्या करूँगा? a पहले वेक्टर a, अब इसके हेड से b के टेल को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मेरा b, है ना। a वेक्टर के साथ में b वेक्टर को ज्वाइन किया, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन किया एंड दिस इज द रिजल्टेंट। डायरेक्शन दे दी दूसरे की तरफ। डायरेक्शन किसकी तरफ देंगे? दूसरे की तरफ। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस
बी। बात क्लियर? अगर मैंने करना बी प्लस ए तो पहले मैं क्या लूंगा, बी वेक्टर लूंगा। ये हो गया मेरा बी वेक्टर, पहले हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया। अब इसके साथ में मुझे क्या करना है, पहले के हेड से, दिस इज द हेड ऑफ पहले का हेड हो गया, इसके हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करेंगे बिना हिलाए, हिलाना नहीं है। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, दूसरे का टेल। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करेंगे एंड दिस इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ये किसका हो जाएगा बेटा, बी प्लस ए का ये रिजल्टेंट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो क्या चेक करके बताएं, ये b प्लस ए और ये a प्लस बी क्या दोनों लंबाई में बराबर हैं, दोनों एंगल में बराबर हैं? हाँ सर बराबर हैं। यहां से क्या पता लगेगा फिर से कि b प्लस ए करो या a प्लस बी करो, बात हमारी एक ही होगी। और इस लॉ को हमने नाम क्या दिया है, क्यूमुलेटिव लॉ नाम दिया है। बात क्लियर है? तो बेटा आज अपन लोग का क्लास यहीं पर ही खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।